वो बड़ा लॉट पे क्या। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मोबाइल फास्ट न्यूज़ और इस वक्त हम परमाणु टर्मिनल मंडी में मौजूद है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से परमाणु टर्मिनल मंडी में जो सेब की बोलियां थी और जो न्यूनतम बोलियां थी, जो अधिकतम बोलियां थी, वो सारी तमाम जानकारी अपने जितने भी बागवान थे, जो भी हमारे साथ जुड़े थे, उन सबको दी। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे कि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो किसी मोहताज से कम नहीं है। हिमाचल के ऊपर इलाके की बात करें तो सभी इनको जानते हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो प्रोनी को लेकर या बागवान को लेकर किसी तरह के भी टिप्स दिए जाते हैं तो उनके टिप्सों को जो बागवान भाई है वो सभी फॉलो करते हैं। और आज ये परमाणु टर्मिनल मंडी पहुंचे हैं और जैसे हमें जानकारी मिली कि इनके द्वारा एक नई टेक्निक के द्वारा एक जो सेब है वो तैयार किया गया है, उसमें भी चर्चा करेंगे और बागवानों के जो विभिन्न मुद्दे हैं उनको लेके भी चर्चा करेंगे। आज परमाणु टर्मिनल मंडी पहुंचे हैं और अगर बात करें NAC शॉप नंबर 227 में पहुंचे हैं और क्षमा करें NAC शॉप नंबर 207 में पहुंचे हैं और राकेश नेक्टा जी जो आरती है उनके फड़ में पहुंचे हैं। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के जो बागवानी के क्षेत्र में इनके द्वारा एक बागवानों को मोटिवेट किया जाता है, वो तमाम जानकारी इनके साथ साझा करेंगे। और सेब को लेके भी आज जो हमारा जो मूल्य बागवानों को जो दाम मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं जो बागवान है वो परेशान है और भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई है उसको लेके भी कहीं ना कहीं जो बागवान है वो परेशान है और सड़कें टूटी है, जो स्थिति है वो गंभीर है। तो आइए जानते हैं सर, सबसे पहले आपका मोबाइल फास्ट न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। आज आप परमाणु टर्मिनल मंडी पहुंचे हैं, अपना सेब लेकर पहुंचे हैं। अगर सेबों के लेकर बात करें तो किस तरह के आज आपको परमाणु टर्मिनल मंडी में NAC शॉप नंबर 207 में दाम मिले हैं? मैं मोबाइल फास्ट न्यूज़ का धन्यवाद भी करना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने किसान साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो मुझे इतना प्यार करते हैं और हमारी बातों को फॉलो करते हैं। आज मैं परमाणु मंडी आया था सेब लेके। इसके पीछे आने का ज़्यादातर मैं आता नहीं हूँ मंडी, आने का एक विशेष महत्व था जी। इसके जो मेरा बॉक्स था, जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली 2 सालों से यूनिवर्सल कार्टन लागू हुआ है जी, मगर आज मुझे अफसोस होता है कि हमारे फार्मर ने उस यूनिवर्सल कार्टन को फेल करा दिया है। जो यूनिवर्सल कार्टन 22-23 किलो के लिए बना था उसमें लोग 28-30 kg तक माल को भर रहे हैं, जिससे फ्रूट डैमेज हो रहा है और सरकार के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन हो रहा है। मगर पहले मैं सबसे पहले विरोधी था यूनिवर्सल का जी, जब लागू नहीं हुआ था। कोई भी सरकार जब कोई कानून लाती है तो उसका हमेशा पालन होना चाहिए, रिफॉर्म्स है, सुधार की ओर होते हैं। लगभग 2 साल से मेरी ग्रेडिंग पैकिंग मशीन भी है। मैंने एक असूल बनाया कि जो भी लोग मेरे पास सेब भरेंगे उनका यूनिवर्सल में पैक होगा जी। आपने अगर आपने यूनिवर्सल नहीं भरना है तो आप किसी और के पास सेब को अपना भर सकते हैं जी। 2 सालों से हमने पूरा यूनिवर्सल का पालन किया। तो जो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है इस यूनिवर्सल में वो मैं हूँ। अब आप परेशान होने के मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी यूनिवर्सल पैकिंग का बेचने वाला आरती ही मिलना बड़ा मुश्किल है। चाहे आप रोडू की बात कीजिए, चाहे आप चंडीगढ़ तक की बात कीजिए, नीचे जब भी सेब जाता हूँ वहाँ तो आपका कोई वो नहीं चलता कि क्या बिका। जो हमारी लोकल मंडी है जहाँ हम खुद प्रेजेंट होते हैं। तो राकेश नेक्टा जी ऐसे आरतियों में से एक रहे जिन्होंने पिछले साल से लेकर इस साल तक, ठीक है 100% मैंने सेब नहीं सेल करा इनके पास, क्योंकि अलग अलग मंडियों में हम अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं कि कहाँ क्या दाम मिलते हैं, कहाँ कैसी पेमेंट्स है। मगर 2 साल से जब मैं इनके संपर्क में आया तो एक तो पेमेंट को लेके मैं सुनिश्चित हूँ कि मेरी पेमेंट सेफ है। सेकेंडरी कि आज तक इन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बोला कि पंचटा जी आप इसमें 1 किलो या 2 किलो वजन डालिए। ठीक है, मेरा माल औरों से कम बिक रहा है
200 रुपए 400 रुपए कम तक बिका। मगर मुझे ये भी पता कि मेरे बॉक्स में 4 किलो से 5 किलो तक भी हो सकता है, कई लोगों के उसमें तो 6 किलो तक भी कम माल हो सकता है। तो इन्होंने कभी भी प्रेशराइज नहीं किया। बात तो रेट की नहीं, मेरा रेट आज भले ही 2800 रुपये बिका यूनिवर्सल में, 23 किलो की एवरेज पकड़ के चले गए अगर हम, मैंने तो सेब 42-4300 भी बेचा है। मुझे रेट की नहीं है, मुझे ये था कि भाई जो मेरा यूनिवर्सल है उसमें कोई नुक्स ना निकाले। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इनका धन्यवाद भी करता हूं कि एक्चुअल में जब तक आरती, लदानी और ग्रोवर इनका एक परिवार का रिश्ता है जी। हम अगर ग्रो करते हैं, अगर हमारे बेचने वाला नहीं होगा या इसको खरीदने वाला नहीं होगा तो हम कैसे मार्केटिंग करेंगे। बिल्कुल सही। तो एक परिवार का रिश्ता है हमारा, हमें मिलके चलना चाहिए और अच्छी चीजों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए। आरती का क्या है जी, जो भी आप पैकिंग लाएगा, आप बोरी में भर के लाएंगे, ये तो बोरी में भी सेब बेचेंगे। मगर ये हमने अपना असूल बनाना कि जो कंपटीशन है उसको खत्म करना पड़ेगा कि मेरे पड़ोसी का क्या बिका, मेरे गांव वाले का क्या बिका, मेरे इलाके वाले का क्या बिका। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि यूनिवर्सल पैकिंग को आप सपोर्ट करें, भले ही दाम थोड़े कम मिलेंगे मगर उससे आपका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। और दूसरी इसमें जो टेक्नोलॉजी स्मार्ट फ्रेश मैंने यूज की, उसको लेके मैं स्पेशली आया था। शुरू में हमने ट्रायल किए थे स्टोन फ्रूट्स में, जैसा कि आपको पता है कि जो दूर की मंडियां है वहां तक स्टोन फ्रूट नहीं पहुंच पाता था। बेसिकली ये यूएसए की बेस्ट कंपनी है स्मार्ट फ्रेश, जिसने मुझे ये सैशे दिए जी। एमसीपी बोलते हैं इसको जी। और छोटे बॉक्स के लिए अलग आता है, बड़े के लिए। मैं दिखाना भी चाहूंगा, आप इसको खोलेंगे तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सीए में इस्तेमाल होती है। अदानी, बीजा, देवभूमि, जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स है वो सारे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। एक सैशे है, इसकी कॉस्टिंग 25 रुपए से लेकर 30 रुपए तक कॉस्ट करा मुझे। ये मेरे एक्स्ट्रा खर्चा है जो मैंने इस पे किया है जी। उससे क्या है कि जैसे आप सैशे को डालेंगे इसके अंदर, तो जैसे ही आपके ये सैशे है वो, ये सैशे है वो जी। इस सैशे को जैसे ही आप इसके अंदर डालेंगे, हमने क्या किया, जैसे ही हमने उसको ओपन किया, एयर टाइट रखना पड़ता है इसको, पानी में डिप किया और सबसे ऊपर की लेयर में हम इसको यहाँ पे डालते हैं। सबसे ऊपर की लेयर में इसको हम इस तरीके से डालते हैं जी। इसका फायदा क्या मिलता है, अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फ्रूट खराब काहे से होता है, जब वो पकता है जी। जैसे ही फ्रूट मैच्योरिटी की हो जाता है, वो जाता है इथेलिन से वॉलनट स्टेज तक, पेटल फॉल से लेकर वॉलनट स्टेज तक सेल का डिवीजन होता है और वॉलनट के बाद हार्वेस्टिंग तक सेल्स की डेवलपमेंट होती है। तो जो वो डेवलपमेंट है उसमें फ्रूट इथेलिन प्रोड्यूस करता है। इथेलिन की वजह से फ्रूट राइपनिंग की शिकायत आती है या सड़ने की शिकायत आती है, पकने की शिकायत आती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये आपकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा फ्रूट की और सेब को सड़ने नहीं देगा। इसको आप 48 आवर तक, 48 घंटे तक बंद रखेंगे। अगर आप देखेंगे तो इसकी पैकिंग हमने की है कि जो साइड वाले छेद भी है वो भी हमने एयर टाइट किए, बंद किए टेपिंग से। हमने यहाँ भी टेप लगाई है, इधर भी टेप लगाई है और ऊपर से भी टेप लगाई है। 48 घंटे के बाद जैसे ही आप इसको रीओपन करेंगे इस बॉक्स को, तो ये अपना काम कर चुका होगा। ये इथेलिन प्रोसेस को रोकता है, बंद करता है इथेलिन प्रोसेस को और सेब की शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। जैसे इस साल प्राकृतिक आपदा में आप लोग देखेंगे कि लोगों के फ्रूट घरों से नहीं निकला। अगर आपके पास ये टेक्नोलॉजी होती, आप उसको डालते तो आप अपने घर में रूम टेम्परेचर में इसको स्टोर कर सकते थे। और जब मंडी हो, मान लो मंडी डाउन है और आपको आरती बोलता कि 10 दिन के बाद उठेगी या फेस्टिवल के लिए, तो आप इस सैशे को डाल के अपने घर पे स्टोर कर सकते हैं, आपको मंडी भेजने की जरूरत नहीं है। और जब आप इसको स्टोर के अंदर डालते हैं इस सैशे के साथ, तो इसकी शेल्फ लाइफ में डबल या ट्रिपल इंक्रीज और होगा और आपको सीएस स्टोर में डालने की जरूरत नहीं है, आपको ऑर्डिनरी स्टोर में भी ये चलेगा। सिर्फ 25-30 रुपए खर्च करके हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिली है और इसका बेनिफिट हमें मिल सकता है जो हमारी बी ग्रेड या ड्रॉप एप्पल जाता है, क्योंकि हमारे देश में सब बिकता है। जी। उसकी जब शिकायत आती है कि जब वो रेडी पे जाता तो सड़ता है, जब आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो वो फ्रूट खराब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं। मतलब ये एक टेक्नोलॉजी है जो फॉरेन से जो आप सेब आता है उसको में भी इसको यूज करते हैं। तो हमें मैं आपके चैनल के माध्यम से शायद पहली बार किसी चैनल को ये इंटरव्यू दे रहा हूँ कि
फार्मर को इस और भी अवेयर होना पड़ेगा। जी आपके पियर्स है, आप उसको साउथ तक भेज सकते हैं। आपका मन किया आज नहीं भेजनी मैंने, तो आप घर में स्टोर कर सकते हैं, अपने स्टोर गोदाम में रखिए। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में मैं स्पेशली जानने आया था, और मैं थैंक्स करता हूँ इनका जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को समझा। और यहाँ पर जो खरीदार है परमाणु मंडी के अंदर, उन्होंने भी इसको कल से लेकर हमारी चर्चा चली थी। जी ये माल मेरा परसों तैयार था, मैंने कल नहीं भेजा। मुझे ये था कि भी अगर ओपन होगा बॉक्स तो गैस रिलीज हो जाएगी इसकी। जी। तो आज मेरा 48 घंटा हो चुका था, इसलिए ये आज मार्केटिंग के लिए आया। तो ये एक टेक्नोलॉजी थी जिसका मैं देखने आया था स्पेशली। बाकी अभी हम इस्तेमाल करें, इससे पहले तो ये पास रहा ट्रायल, और अदानी वगैरह सारे लोग इसको, और जैसे कुछ लोग स्टोर में एप्पल करते हैं, जी क्रेट्स में रखते हैं, पैकिंग करते हैं, जी। उसके बाद उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए एसी कंटेनर की जरूरत पड़ती है। अब इसको डालने के बाद आप जैसे पैकिंग करेंगे, इसको डालेंगे और इसको आप डायरेक्ट ऑर्डिनरी उसमें भी भेज सकते हैं, ट्रक में। अब आपको ट्रक का खर्चा भी बचेगा आपको। और सबसे बड़ी बात है, जो खरीदार है हमारा, मैं सबसे मेन कड़ी मानता हूं, जितना फार्मर प्रोड्यूस करने वाला उतना ही खरीदार है। कभी भी खरीदार को लॉस नहीं होना चाहिए। बहुत बार ये शिकायत आई मेरे बहुत पहले से, कई बार खरीदार बोलता था मुझे डायरेक्ट कि आपके माल में घटा में कितना घटा, 50 रुपए, 100 रुपए। तो मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट लॉट उसको देने की कोशिश करता हूँ और उसको घटा के देता हूँ, क्योंकि मुझे पता कि मेरा खरीदार नहीं मरना चाहिए। अगर वो मर गया तो हमारी पेमेंट फंस जाएगी। आपको पता है ये बिजनेस सारा विश्वास वाला है। मैं तो इनका भी थैंक्स करता हूँ, आड़तियों का, जो कई करोड़ों का माल उधार में देते हैं। जी कभी भी 19-21 हो सकता है, उसके बाद फार्मर तो इनको पूछेगा। तो हमें देखना पड़ेगा, हर चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम कैसे इन चीज़ों को आगे ले जाते हैं। पांसटा जी, ये आपने टेक्निक लाई बागवानों के भाइयों के लिए। अगर जैसे आपने बात की अभी कि इसका जो समय पीरियड है वो 48 घंटे है, यदि 48 घंटे से पहले ये मार्केट में पहुंच जाता है तो इसका क्या साइड इफेक्ट पड़ेगा? उसका जी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो बॉक्स आप ओपन करेंगे जी। सिर्फ उसकी गैस रिलीज होगी, बाकी बॉक्स की तो नहीं होगी। जी। तो आपको बचना पड़ेगा बाकी बॉक्स को रिलीज करने से। जी। मतलब वो गैस रिलीज ना हो। जी जी। और इसके लिए तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आप एक दिन ठहर के भेजिए घर से। जी बिल्कुल। और दूसरी बात है जी कि अगर हम लोग अवेयर नहीं करेंगे ना फार्मर को, जी, तो जी। कौन करेगा? जितना जरूरी मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर का बोलना है, उतना ही आप मीडिया हाउसेस का है कि जी। लोगों तक टेक्नोलॉजी पहुंचे। जी जी जी। क्योंकि 2-3 साल से आप देखो क्या स्थिति हो गई है। बिल्कुल। और दूसरी बात, एक चीज और देखना आपने कि जब रेनी सीजन होता है, ओवर वाटरिंग होती है, वाटर स्ट्रेस होता है, जी। तो फ्रूट की शेल्फ लाइफ ऑटोमेटिकली कम होती है। आपने देखा होगा हर साल भी हमारा फ्रूट खराब हुआ स्टोर में। तो आप जी जी मैंने इसके बारे में यही पूछना ना जी कलम और पियर में कामयाब है, कलम भी बढ़ जाता है। सब पे बात करेंगे जी। अभी सब पे मैं बात- जी आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इसके जब ट्रायल लास्ट ईयर से लग रहे थे तो चेरीज को बेंगलोर तक भेजा गया था। तो आप हैरान होने, जैसी यहाँ थी वैसे ही वहां पहुंची। हाँ, मतलब जो अभी के ट्रायल है जी। जी। और जो अभी सेव वाले हैं, जैसे ये बॉक्स है, और मैं तो ये चाहूंगा जिस खरीदार ने ये खरीदा है, मुझे नहीं पता, अगर वो स्टोर करे तो शायद हमें और बेहतर फीडबैक। मैं तो इनसे लेता रहूंगा और आप भी पूछते रहिए कि सेब खराब तो नहीं हुआ, क्योंकि ये तो चैलेंज करते हैं कंपनी वाले। जी। और सारे लोग यूज करें और बहुत अच्छे फीडबैक आ रहा है। और मुझे ये लगता है कि जी एक चीज के मैं बड़ा खिलाफ भी रहा हूँ, उसमें आड़ती लोग शायद मुझसे नाराज भी हो गए, कि जो कटौती बॉक्स की होती है हमारे से। जायज बिल्कुल। अब वो तो मंडी वाले जाने, पूरा सरकार जाने, एपीएमसी जाने, उनका काम है, ये मेरा काम नहीं है जी। मगर मैं ये फार्मर को बोलना चाहता हूँ कि हम आड़ती को, जबकि कमीशन खरीदार से है, कि हम उसके लिए कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते गलत काट के लिए, मगर जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो हम 1-1 रुपए के लिए परेशान हो जाएंगे। जी, जी। तो ये तो हमारी सेफ्टी के लिए मैटर। किसान का दायित्व सिर्फ से बेचने तक नहीं है, इस माल को कंज्यूमर तक फ्रेश पहुंचाने तक पहुंचाने है। WTO की ओर हमारा देश अग्रसर है, फ्री ट्रेड की ओर। अभी आप देखेंगे टैरिफ वॉर चला है अमेरिका और इंडिया का, तो दबाव क्या है? डेयरी और एग्रीकल्चर को कैप्चर करने की होती। अभी तक तो हम ये मानेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का थैंक्स करते हैं जिन्होंने वो डील साइन नहीं की। अदरवाइज चाइना जैसी कंट्री झुक के रिजाइन कर दिया प्रधानमंत्री ने। तो ये जो ट्रेड है, अगर इस कंपटीशन में हमें जाना है तो हम तब जाएंगे जब हमारे पास प्रोड्यूस होगा। क्वालिटी की ओर हमें जाना पड़ेगा। दूसरा, हमारा फ्रूट की शेल्फ लाइफ,
अब आप देखिए जो अमेरिका वगैरह से सेब आता है वो इस साल का थोड़े नहीं आ रहा है, वो तो पिछले साल का सेब आ रहा है। तो वो किस टेक्नोलॉजी में रख रहे हैं? वो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी में अपना फ्रूट्स को अंदर रख रहे हैं। पहले सैशे डालते हैं या गैस डालते हैं, उसके बाद वो मार्केटिंग हो जाए। ठीक है, वहाँ वैक्स का इस्तेमाल भी होता है, यहाँ भी वैक्स नहीं है। वो वैक्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, जो हेल्थ वाले इश्यूज थे वो अलग वैक्स थी। अब तो बहुत मॉडिफाइड चीज़ें आ गई है और कुछ फार्मर यूज़ भी करे। अगली साल मैं सेंसर मशीन की ओर जाने वाला हूँ, सेंसर से, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि वो वैक्स इस्तेमाल करें जिससे शेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है। Automatic। क्योंकि अगर हम कंज्यूमर तक अच्छा फ्रूट नहीं देंगे, अभी कुछ स्पर के बॉक्स भी थे मेरे, 33 गिफ्ट बैग था, वो हाई कलर स्ट्रेन था, नई वैरायटीज थी, जिसको लेके ये चीज बोली जाती है कि इसकी टेस्ट नहीं है। टेस्ट कैसे होगा जब आप कच्चा सेब तोड़ेंगे? जब तक आप इसमें शुगर कंटेंट्स पूरा नहीं होने देंगे, जो इसका हार्वेस्टिंग डेज है 120 टू 130 डेज के आसपास नहीं जाने देंगे, तब तो ये टेस्टलेस होगा। तो आज जो इसमें है शुगर कंटेंट्स वो फुल मैच्योर्ड हो गए। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम लोगों की है। अगर हमने कंपटीशन में खड़ा रहना है अमेरिका, चाइना या दूसरी कंट्री, तो हमें इन चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। आपका दायित्व सिर्फ सेब तोड़ के बेचना नहीं है जी। कलर तो आप इथेनॉल की स्प्रे करेंगे, आप कलर तो इसमें आ जाएगा, मगर जो अंदर का जो शुगर है, जब तक कंज्यूमर खरीदने नहीं आएगा, खाने नहीं आएगा, डिमांड नहीं करेगा, तब तक आपका सेब फेल है। तो मुझे बड़ा खतरा है कि कहीं ये इंडस्ट्री कोलैप्स ना कर जाए, जैसे हमारी आलू की इंडस्ट्री कोलैप्स हुई थी। पोटैटो किंग के रूप में जानते थे हमारे, आज पोटैटो हमारे को पंजाब से लाना पड़ता है। बिल्कुल। तो हमें हर इंडस्ट्री के बारे में सोचना पड़ेगा और ये हमारा दायित्व है कि हम अवेयर करें लोगों को। बाकी लोगों की इच्छा, जी मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, हम तो सिर्फ अपनी बात बोल सकते हैं। पांचा जी, अगर सोशल पेज पे हम देखते भी रहते हैं, आपका यही प्रयत्न रहता है कि जितने भी हमारे बागवान हैं, बागवानों को सीजनल टू सीजनली आप अवेयरनेस करते रहते हैं। अगर ये जो अभी नई टेक्निक आपके द्वारा लाई गई है मंडी में, अभी इसका जो हमने अभी डेमो है जो आपके द्वारा दिया गया, इसका आने वाले समय में हमारे जो हिमाचल के बागवान हैं कितना बेनिफिट इसको ले चले? बहुत बेनिफिट होगा जी आपके। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, वो भूल गया था मैं जी। मेरे 87 बॉक्स प्लम के थे जी, ब्लैक अंबर जी। तो उसमें मैंने इसको नहीं डाला जी। तो मेरा मन क्या किया, मैं इसको बॉम्बे भेजता हूँ, बोलते कि शेल्फ लाइफ है जी। सर 85 डब्बा था शायद, अगर मैं एग्जैक्ट थोड़ा एक दो नीचे ऊपर हो सकता है, वो मैंने वहां भेजा, जो मुझे सेल आई 85-87 डब्बे की सेल आई जी, 70 रुपए बचे मेरे को जी। बॉक्स का और पैकिंग का खर्चा वो जेब से उसमें नहीं थी जी यूज। वो मेरा ट्रायल था, क्योंकि मैं ट्रायल्स करता रहता हूँ जी। तो अब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर उसमें मुझे ये टेक्नोलॉजी होती तो डेफिनेटली वो डब्बा 400 रुपए का बिकना था। अब आप देखिए हमारी तो मजबूरी है जी। अब मार्केटिंग भी तो करनी है। बिल्कुल, अब बिल्कुल। हम सरकारों के भरोसे तो रह नहीं सकते कि सरकार लाएगी कोई सब्सिडी, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। तो हमें उस ओर जाना पड़ेगा। तभी मैं बोल रहा हूँ कि जो ऐसी मार्केट है जिसमें हमारे को लॉस होता है, उसको हम इस टेक्नोलॉजी से शायद खत्म कर सकते हैं या कंपटीशन में खड़ा हो सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने इस साल ऑब्जर्व किया। कुछ मेरे पास शायद 30 सैशे दिए थे उन्होंने, वो छोटा आता है सैशे, ये जो सैशे है ये पर केजी काम करता है। जितना केजी का बॉक्स होगा उस हिसाब से ये सैशे करेगा। ये बड़ा सैशे नहीं डाल सकते आप, छोटे में आपको छोटा डालना है। उसका खर्चा तो आपको 1 रुपए के आसपास भी नहीं आएगा उसमें, चेरीज और प्लम में। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस ओर जा रहे। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग, जैसे आपने देखा होगा, जो भी मेरा फ्रूट्स है ना जिसमें कोई भी फ्रूट एक दूसरे को टच नहीं किया है, नहीं करता है। अगर आप अच्छे से डालेंगे तो एक भी फ्रूट पे टचिंग नहीं आएगी। जब टचिंग नहीं, और इसकी सैशे की मजे क्या है, अगर मान लो आपका प्रेस भी होता है फ्रूट, वहां पर सड़न पैदा होती है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है उसको सड़ने नहीं देगी। तो मैं तो अच्छे की उम्मीद करता हूँ। हम तो ऐसे भी मतलब उम्मीद भाषी है कि हमें उम्मीद रहेगी कि हर टेक्नोलॉजी पास हो किसानों की। पांचा जी, ये टेक्नोलॉजी है वो आपने एडवांस में लाई, बहुत अच्छा काम किया बागवानों के लिए। पर ये जो टेक्निक है वो अभी आपने फर्स्ट टाइम इसका एक्सपेरिमेंट किया है कि इससे पहले भी इसका इस साल में ये दूसरी बार है जी। स्टार्टिंग में हमने स्टोन फ्रूट्स में किया था जी, और उसमें वो पास रहा जी, और उसका रिजल्ट हमें बिल्कुल अच्छा। उसका रिजल्ट आया जी, मतलब आरती ने नहीं बोला कि खराब हुआ या सड़ा, उसने अच्छा किया। मगर अगली साल से हम 100% इसी पे जाएंगे, क्योंकि इस साल अवेलेबल नहीं था ये स्टार्टिंग में।
सिर्फ ट्रायल के लिए मुझे 30 सैशे मिले थे, तो 30 ही डब्बे में डाले। इवन मैंने पियर में भी इसका ट्रायल किया, मगर वो ट्रायल ऐसे पास तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि वो करंट में बिक गई। मतलब अगर ऐसा, मगर ऐसी भी फ्रेश पहुंची ना जी, तो अगर कोई उसको स्टोर करेगा। और दूसरी बात, जैसे हम अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो हम घरों में रखते हैं अपनी नाशपाती, तुम्बा रखते हैं या दूसरे गोल्डन रखते हैं, तो उसमें इसको घर में रखेंगे हम, तो अगले साल शायद मैं और बेहतर तरीके से बता पाऊंगा कि हमारे घरों में कितनी शेल्फ लाइफ रही उस फ्रूट की। ये शीशे की बात की आपने, ये तो आपने बता दिया कि ये इसके फायदे हैं। अब बागवानों को ये भी बताना होगा कि ये शीशे आपको जो हमारे पेस्टिसाइड शॉप है वहाँ से अवेलेबल होगा? नहीं जी, नहीं जी, मेरी परसों मेरा दिल्ली ग्रैनी स्मिथ गया था जी, तो वो भी काफी अच्छा बिका, 110 रुपए केजी के हिसाब से बिका जी। तो वहां पर जब मैंने बात की चीफ भोला फ्रूट कंपनी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये टेक्नोलॉजी हम भी यूज करते हैं, आज से पहले भी हम यूज करते थे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर फार्मर डाल के लाएगा अपने गोडाउन से तो बेहतर रहेगा। ये टेक्नोलॉजी पुरानी नहीं, नई नहीं है, ये पुरानी है, मगर हमारे पास अभी आई है। ये नई है, हम नहीं कह सकते। हाँ, हम नहीं कह सकते, मगर है पुरानी जी। तो उनका भी फीडबैक अच्छा रहा इस चीज को लेके। बाकी आपको नाटा जी भी बताएंगे कि इन पर इस सैशे का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये अगर वैसे वर्क करता है जिसके लिए जाना जाए जी। नेक्टा जी से भी जानने का प्रयास करेंगे, जैसे अभी पांचटा जी ने बताया कि इसका क्या रिजेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। जी नमस्कार जी, मैं राकेश नेक्टा। तो आज पांचटा जी का सेब हमारे पास आया, तो इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ की है। तो अभी हमारे पास तो इसका फर्स्ट टाइम ही है, इससे पहले हमने तो ये बेचा नहीं है। अब इसका रिजल्ट लगभग हफ्ता 10 दिन बाद आएगा जी, तो उसके बाद ही हम इसके बारे में डिस्कस कर पाएंगे। और अगर इसका रिजल्ट सही रहा तो और बागवानों को भी हम मोटिवेट करेंगे कि आप ऐसा करो। इससे तो खरीदारों के लिए एक बैकबोन की तरह काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे ज़्यादातर रिपोर्ट यही आती है कि कभी माल डैमेज हो जाता है, कभी सड़ जाता है, तो अगर ये इससे बचता है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हम आने वाले टाइम में ही इसके बारे में बता पाएंगे। तो ये माल पांचटा जी का यूनिवर्सल कार्टन में आया है, जो आप देख ही रहे। तो ये 250 रुपये इसका रेट लगा है हमारे पास आज ये टॉप मार्केट में यही बिका है। 250 भी हमारे पास सेब बिका है आज, पर टॉप आज हमारे पास पांचटा जी का ही सेब बिका है। धन्यवाद। पांचटा जी, मैं आपसे और भी जानना चाहूँगा, यूनिवर्सल कार्टन की बात करें या अभी जैसे आपने पैकिंग की है, क्योंकि व्यापारी भी यहाँ है और आढ़ती भी यहाँ है। व्यापारियों और आढ़तियों का ये भी कहना है कि जो इसमें ओवर पैकिंग, व्यापारी का कहना है कि ओवर पैकिंग दी जाए। आपने बिल्कुल अभी इसको बिल्कुल सादा से भरा है, जितने में इसमें आ रहा है, उसको लेके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक चीज बताता हूँ जी, एक्चुअल मैंने जी, हमारे देश की कुछ अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें जी। अच्छी चीज हमारे पास ये कि हमारे पास ऐसी पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया में सबसे महंगा एप्पल हिंदुस्तान का बिकता है पूरी दुनिया में, भले उनकी क्वालिटी जितनी मर्जी होगी। हमारे पास, हमारे देश में हम सौभाग्यशाली है कि ऐसे लोग हैं जो आधा सेब सड़ा है उसको काट के खाने वाले लोग हैं, बिल्कुल, वो भी बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात है कि जो मैक्सिमम व्यापारी या आप बोलेगा असली यहाँ डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत है। यहाँ रेडियो पे जाता है, गली गली में रेडी लेके जाता है, मगर जो रेडी वाला है वो बेसिकली, मेरे को ये शब्द इस्तेमाल तो नहीं करने चाहिए, इलिटरेट है एक तरह से, उसको समझ नहीं है, क्योंकि कोई उसकी वो थोड़ी नहीं हुई है कि जी आप कैसे बेचेंगे, क्या मार्केटिंग है, क्या फ्रूट है, क्या क्वालिटी है, वो कुछ नहीं है। वो सिर्फ सेब बेचना जानता है, क्योंकि वो अनपढ़ है इसके बारे में। तो जब वो जाता है, उसको क्या लगता है कि जब वजन ज्यादा होगा ना, तो किलो ज्यादा होगा तो मैं शायद ज्यादा पैसे बनेंगे, उसकी समझ इतनी है। जबकि उसको ये पता नहीं है कि जितना डैमेज कम होगा आपका सेब, उतना अच्छा दाम मिलेगा। सबसे प्राइम चीज होती है कंज्यूमर, जिसने खाना है, क्योंकि ये एसेंशियल कम्युनिटी का प्रोडक्ट नहीं है कि खाना ही पड़ता है, मगर अनाज की तरह नहीं है ये कि हमारे को जरूरत ही है, नहीं खाएगा महंगा होगा, नहीं खाएगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा जो कंज्यूमर है, और उसमें जो ये बीच का तबका है, जो यहाँ मैं बड़ा अफसोस भी जाहिर करता हूँ, जब फार्म लॉ आए थे जी, कृषि कानून जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने वापस किया, उसमें मैं बड़ा दुखी हुआ था, मैं उसका पक्षधर था जी, क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी थी। क्योंकि जब तक प्राइवेट प्लेयर्स नहीं आएंगे तब तक टेक्नोलॉजी नहीं। आज हम ब्रांडिंग की बात करते हैं, ये क्या चीज है? फ्रेंड्स फार्म, ये कौन है? कौन जानता है इसको? कोई मार्का है, कौन जानता है उसको? ये इसको आज एक फार्म पिक है, अदानी जैसा ग्रुप हमारा सेब खरीदता है,
एक इसमें डालता है, बाद में पॉपुलर क्या है, फार्मपिक, क्योंकि उसकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग है। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पर सरकारें अभी इस ओर नहीं गई कि इसको ब्रांडिंग क्यों ले जाए। हमारे हिमाचल से कितनी महान हस्तियाँ आती है फिल्म इंडस्ट्री में। दूसरी चीज़, कभी आपने कंगना रनौत को देखा कि जी आप एप्पल खाइए, शिमला एप्पल है? कभी आपने प्रीति जिंटा को इतना प्रचार करते हुए देखा? नहीं देखा। कितनी और अलग अलग क्षेत्र में हिमाचल के लोगों ने काम किया है। तो ये जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग है, ये किसान की बस की बात नहीं है। या तो हमें एफपीओ सिस्टम में जुड़ना पड़ेगा, कोऑपरेटिव सिस्टम में, जहां हम मार्केट, ये जो फ्रेंड्स फार्म है, इसका मतलब ये हमारे 6-7 दोस्तों की कंपनी है, उसमें हम एक ब्रांडिंग की ओर जा रहे हैं कि आने वाले समय में हम इसी में माल बेचेंगे। मेरा स्वीट ऑर्चर्ड करके आता था पहले, अब हमने इसके ब्रांडिंग बदल दी है। ये एक कोशिश है। अगर हमारे पास फार्म लॉ होते तो एक कंपनी का खरीदार कहाँ मरता है कि सेब में नीचे सड़ा से, हल्का से, जब क्रेट्स में होगा तो वो ओपन होगा, तो उसमें चीटिंग की शिकायत कम रहेगी। तो ये तो मार्केट है जी, जितना डिमांड रहेगी उतना मार्केट उठेगा। अभी पीछे आपने देखा नो रेट हो चुका था सेब, आज आप देखिए कितना उछाल आ गया। वो डिमांड एंड सप्लाई है। और दूसरा बड़ा एक दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग क्या करते हैं, सेब तोड़ा, अगले दिन मार्केट में पहुंच जाते हैं बेचने, और तीसरे दिन कंज्यूमर खा भी लेता फ्रूट। जबकि सेब और फ्रूट का एक असूल होता है, पहले वो प्री कूलिंग में जाता है, पहले वो स्टोरेज में जाएगा, उसके बाद वो बाहर निकला। जैसे ये टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल प्री कूलिंग इसलिए बोला जाता है कि जैसे आप प्री कूलिंग में उसको डालेंगे तो उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है, जो प्री कूलिंग है। तो ये वाली वो टेक्नोलॉजी है जो प्री कूलिंग का काम आपके लिए कर रही है बॉक्स के अंदर, इन बॉक्स बोलते हैं इसको। अगर सर आप बात करें अपर शिमला में, जहाँ से आप भी बिलोंग करते हैं, पतझड़ को लेकर बागवान काफ़ी परेशान है, पतझड़ की बीमारी को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूँ, ये नेचर है जी। नेचर क्या होता है कि जब वाटर स्ट्रेस होगा और 6 घंटे से ऊपर जब पत्ता गीला होगा तो उसमें फंगल डिजीज फैलेंगे। लोगों को स्प्रे का टाइम नहीं मिला, क्योंकि यहाँ रिम्प्रो सिस्टम टाइप नहीं है। रिम्प्रो सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फार्मर को बोलेगी कि कल आपके फलानी बीमारी बगीचों में आएगी। यहाँ भी टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, वेदर स्टेशन नहीं है हमारे पास प्रॉपर। अभी आपने स्प्रे की, फार्मर ने थोड़ी देर में शावर आ गया और वो धुल गई जी, तो वो भी एक रीजन है। दूसरा वाटर स्ट्रेस, ओवर इरिगेशन की वजह से पौधा जितने भी न्यूट्रिशन लेता है वो पानी के उससे लेता है। जो नीचे से ऊपर पानी आ रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है, और एयर में मॉइस्चर है, तो वो पत्ता सूखा ही नहीं, जिसकी वजह से पतझड़ की शिकायत आई। इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए बोला जाता है कि अपने बगीचे में निकासी, ड्रेनेज। दूसरा एयर फ्लो, आपकी प्रूनिंग ट्रेनिंग में ध्यान क्यों देता हूँ एयर फ्लो पे, ताकि अगर हवा घुसेगी, अरे परे जाएगी तो सूखेगा पत्ता तो दवाई ज्यादा काम करेगी आपकी। तो फार्मर को एक चीज ये देखनी पड़ेगी। दूसरा, अगले साल की तैयारी अभी करनी पड़ेगी। आपको लगा कि साल मेरे पतझड़ हुआ, अगले साल फिर से और पतझड़ आएगा, तो जो पत्तियां गिर गई है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जिसमें हम बोलते हैं कि कॉपर की आप स्प्रे कीजिए ऊपर, और नीचे जब आप पत्ते को कलेक्ट करेंगे उसको डिकम्पोस्ट कीजिए, या आप यूरिया की 6% से ऊपर जाइए, आप 5, 6, 7 किलो, 10 किलो तक, 20 किलो भी डाल सकते हैं एक ड्रम में, नीचे स्प्रे करिए। उससे क्या हो जाएगा, जो पत्ते के ऊपर स्पोर्स है फंगस के, वो हाईली नाइट्रोजन उसको किल करते हैं, चाहे वो अल्टरनेरिया है, चाहे मार्सोनीना है, चाहे वो प्रीमेच्योर लीफ फॉल के है, चाहे वो स्कैब के स्पोर्स है, तो अगले साल आपकी बीमारी कम आएगी। तो फार्मर को इस और अवेयर होने की जरूरत है, ये मेरा सुझाव भी रहेगा फार्मर। यदि सेब को ऑर्गेनिक तरीके से तैयार करना होगा तो उसको लेके आपके मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, नागता जी भी हैरान हो गए सुन के, ये मेरी 7वीं साल है, मैंने कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर सॉइल में यूज नहीं किया जी। मैं सिर्फ गोबर पे, केंचुए पे डिपेंड हूँ, क्योंकि मेरी जमीन में सब कुछ है। मैं प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग और लीफ टेस्टिंग करता हूँ, और नीड बेस फर्टिगेशन चार्ट है मेरा। इसको आप अब सिर्फ केमिकल में हमें पत्तों को झड़ने से बचाने, क्योंकि अभी ऐसी टेक्नोलॉजी है नहीं हमारे पास के ऑर्गेनिक तरीके से आप पत्ते को बचा पाए, इसीलिए हमारे को कुछ फंगिसाइड जरूर इस्तेमाल करनी पड़ती है। कई बार हमें माइट्स की शिकायत है, तो इंसेक्टिसाइड भी हम रेगुलर नहीं करते हैं, जब जरूरत होगा नीड बेस उस और करते हैं हम। तो ऑर्गेनिक एप्पल की जरूर एक अलग डिमांड हो सकती है आने वाले, क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, तो धीरे धीरे करके जरूर हम नेचुरल फार्मिंग की और ऑर्गेनिक की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। मगर अभी नॉनी यूनिवर्सिटी में मैं खुद रहा हूँ, तो हमें पता कि हमारे जो साइंटिस्ट है वो अभी इस पर रिसर्च कंटिन्यू कर रहे हैं। इवन फॉरेन से भी लोग नॉन यूनिवर्सिटी में बच्चे आ रहे हैं, साइंटिस्ट आ रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम उनको सिखा रहे हैं प्राकृतिक खेती के बारे में।
तो प्राकृतिक खेती हम भी करते हैं, नेचुरल फार्मिंग, आपके जीवामृत जो भी चीज़ होती है उसको मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ। तो हमें कहीं ना कहीं बर्डन को कम करना पड़ेगा। मैं अगर अपने बगीचे की बात करूँ तो 70% तक आप मुझे ऑर्गेनिक बता सकते हैं, 30% केमिकल वाला हूँ मैं सिर्फ फंगेसाइड्स में, अदरवाइज मैं भी ऑर्गेनिक हूँ एक तरह से। मेरा सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा है जी, अर्थवॉर्म्स बढ़िया है मेरी सॉइल में। तो हमें प्राकृतिक खेती और नेचुरल खेती के बारे में, ऑर्गेनिक एप्पल के बारे में जरूर बात कर सकते हैं। हिमाचल के बागवानों का ये कहना है कि जो सेब की आर्थिकी है वो, जो हिमाचल के बागवानों का कहना है कि जो सेब की आर्थिकी है वो 500 से 600 करोड़ की है। अब ये धीरे धीरे आर्थिक संकट इसके ऊपर मंडराने लगा है। इसको लेके क्या कहेंगे, क्योंकि अधिकतर बागवानों का ये भी कहना है जो इसमें सेब की हम लागत लगाते हैं उसके हिसाब से हमारे को मार्केट में नहीं मिल पाता। मैं एक चीज बताता हूँ जी, कुछ साल पहले का चीज समझिए, जो हमारी स्नो लाइन है, स्नो लाइन का मतलब है कि जो रोडू से आता हूँ मैं, रोडू के अंदर बर्फ गिरती थी जी। आज रोडू के अंदर कुछ भी नहीं गिरता है। तो वो स्नो लाइन कहीं ना कहीं 6000 से ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो जो लोअर एल्टीट्यूड है हमारे, वो अब इसके लिए अनुकूल नहीं है जी। क्योंकि जैसे आप चिलिंग आवर्स की बात कर रहे हैं, 1000 से 1200 घंटे 7 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर रहना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। उससे हमारा जो उत्पादन है वो घट रहा है। और दूसरा, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आई है तो एक्सेस यूज ऑफ केमिकल, उससे क्या हो गया सॉइल में, माइक्रोब्स मर गए। तो जब माइक्रोब्स नहीं हो गए तो जो अपटेकिंग पावर है प्लांट्स की, प्लांट हेल्थ वो खराब हो रही है। अभी अंकल जी मेरे मित्र के पिताजी है, ये बता रहे थे कि हमारे पौधे सूख रहे। तो जो पौधा सूख रहा है उसका क्या कारण है? उसके कारण है रूट रॉट, कॉलर रॉट, ऐसे फंगल डिजीज है वो कैसे पनपते हैं। जैसे ही आपका जो सॉइल का पीएच है, अगर आपका पीएच डाउन होने लगता है, 7 से नीचे आने लगता है, वैसे ही फंगल डिजीज फैलने लगते हैं। और जैसे ही आपका पीएच बढ़ने लगेगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलता है। तो पीएच को मेंटेन करना एक और चैलेंज है कि उसको आप डोलोमाइट लाइन से आप स्टेबल कर सकते हैं। मेरे भी हल्का सा पीएच डाउन हुआ था तो मैं भी अब यूज कर रहा हूँ चूने को, ताकि डोलोमाइट लाइन को, ताकि उसका पीएच स्टेबल आए। तो ये सारी जब तक जागरूकता नहीं आएगी फार्मर के अंदर, बगीचे भी सूखते रहेंगे। और दूसरा, जो लो चिल वैरायटी है जैसे गाला है, नई स्ट्रेन्स है हमारे, उसको अब लो हाइट पे लगाना शुरू करना चाहिए। रॉयल को हमारे को छोड़ देना चाहिए क्योंकि क्वालिटी डाउन हो रही है हमारी उसकी। रॉयल तो अब आता ही नहीं है कलर, तो जिसके में मजबूरी ने हमारे को इथोफोन की स्प्रे करनी पड़ती है फार्मर को। तो ये चीजें तब खत्म होगी जब हम नई वैरायटी और नई टेक्नोलॉजी पे जाएगी। तो फार्मर को मेरा ये सुझाव रहेगा। अगर बात करें सर, जो हमारी पुरानी सेब की वैरायटी थी, अब नई वैरायटी आ गई है, उसको लेकर आप क्या डिस्टेंस देख रहे हैं? क्योंकि अधिकतर लोगों के पास पुराने बगीचे भी हैं और कुछ बागवानों ने नए बगीचे भी तैयार किए हैं, उसको लेकर आप क्या? मैं एक सुझाव देना चाहूंगा जी, जो आप नई कलम लगाएंगे वो नई लगाइए, उसको आप रॉयल में अब ना डालें क्योंकि 110 साल के ऊपर हो चुका है रॉयल को आते हुए और वहाँ कब से था, अब ये आउटडेटेड हो चुका है। तो नई वैरायटी की ओर जाए। दूसरा, जैसे आपकी ऑफ वैरायटी, आप टॉप ग्राफ्ट पे जा सकते हैं और एक एक खेत करके, अगर आपकी हैसियत नहीं है ज्यादा चेंज करने की, आपके खर्चे चलाने, खर्चा तो यहीं से आना है बिल्कुल, क्योंकि जॉबलेस है हमारा फार्मर। तो आप भले ही 1 बीघा से शुरू कीजिए, पहले 1 बीघा में तैयार कीजिए, जैसे वहाँ प्रोडक्शन बढ़ी फिर आप दूसरे बीघा में जाइए। और आपकी और दूसरी बात है, आपको क्रॉप रोटेशन पे जाना पड़ेगा। जैसे आपके रूट रॉट से अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है तो वहाँ एप्पल ना लगाए, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। पियर लगाइए, आप चेरीज लगाइए, प्लम लगाइए, आप जापानी फल लगाइए, आप तो बहुत सारी चीजें आती है। लोग बेरीज पे जा रहे हैं तो आपको क्रॉप रोटेशन भी देखनी पड़ेगी। सिर्फ कीवी पे जा सकते हैं, आपको सिर्फ सेब पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर आपके बहुत डिजीज हो रही है, आपको कंट्रोल नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए सेब, कुछ और कीजिए। और इस वक्त आपको ये भी पता होगा, सबसे कम पैसा अगर फ्रूट्स में बनता तो वो सेब में बन रहा है फार्मर को जी, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत ज्यादा आ रहा है और जो दूसरी चीज उसमें बढ़ रहा है, प्रोड्यूस ज्यादा महंगा बिकता है। तो मैंने प्लम 600 रुपए किलो बेचे हैं, तो यहाँ तो 600 की पेटी बिक जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आपको सेब पे रहे, जो हमारा नीचे का तबका है वहाँ पर आप क्रॉप रोटेशन पे जाइए, वैरायटी चेंज कीजिए। जो हमारा हायर एल्टीट्यूड है वहाँ आज भी रॉयल लाजवाब है। अंकल जी का सेब कल 2700 रुपए बिका, 2500 डाउन मार्केट में बिक रहा था। उसका क्या रीजन है कि इनकी जो हाइट है वो एक अच्छी जगह पे है, ये लगभग 72-75 फीट पे है। तो जो ऊपर वाली हाइट है वहाँ रॉयल आज भी बेस्ट है क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो लाजवाब है हमारे रॉयल का। मगर लो हाइट के लिए अब ये बना नहीं है। मैं फार्मर को ये सुझाव दूंगा। हमने मंडी के अंदर भी देखा कि सभी बागवान है, जो जितने भी बागवान भाई है, वो
क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ बागवान है जिनके द्वारा प्रॉपरली जो क्वालिटी को है मेंटेन किया जाता है और लास्ट में उनका ये कहना होता है कि हमें सेब के दाम नहीं मिले। अभी मैं इस पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, फार्मर को फ्रूट थिनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, प्रूनिंग पे, बैलेंस न्यूट्रिशन पे। अगर आप न्यूट्रिशन नहीं देंगे बैलेंस, आपको एक चीज़ दिख रही होगी, फ्रूट्स में लॉन्गेशन है जी। ये लॉन्गेशन खुद तो नहीं है, इसमें पीजीआर यूज हुआ है, इसमें प्रोमेलिन और प्रलान यूज हुआ है जी। जिसकी टेक्नोलॉजी है, हार्मोन्स है, जिससे इसकी क्वालिटी इंक्रीज। तो ये चीजें तो हमें डालनी पड़ेगी। और दूसरी एक समस्या आती है हमारी रस्टिंग की, जी। तो जो पीजीआर है वो रस्टिंग को खत्म करता है। और दूसरी आती है फ्रॉस्ट, जिसकी वजह से सेटिंग नहीं होती है, पाला पड़ता है जब, तो फ्रॉस्ट को खत्म करने के लिए पीजीआर होता है। ये वो टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करने से आप। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है वो बढ़ाता है कैल्शियम। लगभग मेरी 12 से 13 स्प्रे कैल्शियम की हुई है फ्रूट के अंदर। ये मैं गारंटी देता हूँ कि अगर किसी का सेब आज खराब होगा तो मेरा उससे 2 महीने बाद होगा, चाहे ये सैशे भी नहीं होता, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी और बैलेंस न्यूट्रिशन की समझ है। तो फार्मर को भी इस ओर जाना पड़ेगा कि अगर आप क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आपको दाम मिलेंगे नहीं। अभी एक सप्ताह पहले यहाँ नौड़ यूनिवर्सिटी से एक टीम निरीक्षण करने पहुंची थी, उनसे भी बातचीत की हमने। उनका ये कहना है कि दवाइयों का आप जितना कम यूज़ करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो ये दवाइयाँ हैं इससे डालने से जो हमारे पेड़ की लाइफ है वो भी ज़्यादा चलेगी। देखिए जी, मैं साइंटिस्टों पे तो टीका टिप्पणी नहीं करूंगा जी। मगर एक चीज़ ज़रूर है कि उनको ये भी समझना चाहिए था कि ये काम किसका था। अगर ऐसा हो रहा है, स्प्रे शेड्यूल आप लोग बनाते हैं, नॉन यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रायल आप लोग लगाते हैं, क्यों लगता है जी? स्प्रे शेड्यूल तो वही बनाते हैं और वही लोगों को क्यों हम फॉलो करते हैं। तो अगर ऐसा है तो केमिकल फ्री घोषित कर दीजिए हमारे स्टेट को। हम यूज ही नहीं करेंगे, जब दवाइयाँ नहीं मिलेंगे तो कहाँ से करेंगे। एक तरफ तो हम प्रमोट कर रहे हैं केमिकल को, आज आपको पता है मार्केट में मोर देन 80% दवाइयाँ अनरजिस्टर्ड इलीगल बिकती है। वो किसकी संरक्षण में बिकती है? सरकार और विभाग के मिली जुली करप्शन है। हिमाचल के अंदर करप्शन की बात करते हैं कि कम करप्शन होता है, मगर ये तो डायरेक्ट करप्शन है जिसको अथॉरिटी ने आप पंजाब में बेच के दिखाई। ऐसे एक साइड तो हम प्रमोट कर रहे हैं केमिकल को, एक्चुअल में थोड़ा सा ये दबाव भी है सरकार विभाग और यूनिवर्सिटी पे के नेचुरल खेती को प्रमोट करना, क्योंकि जो बजट आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो अत्यधिक ज्यादा आ रहा है। बिल्कुल नेचुरल खेती को प्रमोट किया जा रहा है। तो सिक्किम की तरह शायद हो सकता है कुछ टाइम के बाद यहाँ पर भी अनाउंस हो जाएगा केमिकल फ्री स्टेट। तो वो उनका अपना चीज़ है कि आप कैसे वो कहते हैं। ये ज़रूर है कि केमिकल कम करना चाहिए, उसका पक्षधर में भी हूँ, मगर अगर यूनिवर्सिटी हमें स्प्रे हमें नहीं बताएगी कि कैसे करेंगे तो हम क्यों यूज़ करें। ऑर्गेनिक की तरफ हम जाएंगे भी कैसे। जो हमारी नेचुरल जो गांव में गोबर की बात करें तो अधिकतर बागवानों ने पशु पालने छोड़ दिए, तो ऑर्गेनिक का क्या सोल्यूशन है और आपका क्या सुझाव है? देखिए, आप चीज़ समझिए, नेचुरल खेती जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको बहुत सारी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन काहे में, इन्वायरमेंट में जी लगभग 78% के करीब। अगर नाइट्रोजन एयर में है तो वो लेगा कैसा? आपने देखा होगा छोटी छोटी डालें लगाते हैं लोग, तो वो एयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और अपने पास स्टोर करते हैं। तभी बोला जाता है कि नीचे जो आप छोटी छोटी दालें वगैरह बीजते हैं उसका क्या रोल है। और हमारे सॉइल में सारी चीजें प्रचुर मात्रा में है, सिर्फ हमें उसको पौधे को उपलब्ध कराना है। उसके लिए हमें मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया पे काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें छोटी छोटी जो ये मल्टी क्रॉप्स सिस्टम, ऊपर पौधा है नीचे आपको दूसरी फसलों पे काम करना पड़ेगा, जिससे न्यूट्रिशन का आदान प्रदान होगा। कभी आपने सोचा ये जो फॉरेस्ट है इसको भी तो न्यूट्रिशन की जरूरत है, इसको कौन देता है खाद न्यूट्रिशन? ये एयर से लेता है, इसकी पत्तियां नीचे गिरती है, उसका डिकम्पोस्ट होता है और रीसाइकल करके वो रीयूज करता है। जब अंकल जी आप लोग यूज करते थे पहले, तब भी तो न्यूट्रिशन चाहिए था, लगभग 17-18 तरह का न्यूट्रिशन चाहिए, पोषक तत्व। कुछ कंट्री बोलती है भाई ये तो रिसर्च है, तो कितने न्यूट्रिशन ऐसे होंगे जिसके ऊपर रिसर्च ही नहीं हो पाई आज। तो वो चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी है। और एक इंटरेस्टिंग बात, जो हमारा हिमालयाज है, चाहे हमारे कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर सुपर की कोई कमी नहीं है, ये साइंटिफिकली अप्रूव्ड है। फिर भी हम सिंगल सुपर फॉस्फेट पे डालते हैं प्रेशर, जिससे हमारा खर्चा बढ़ता है। हमें देखना पड़ेगा कि जो चीज़ें हमारे पास है वो लीच नहीं होती है। हाँ, नाइट्रोजन जरूर लीच हो सकती है एक छोटे से टाइम पीरियड में, जरूरी तो नहीं आपको सॉइल में डालना। आप स्प्रे के माध्यम से न्यूट्रिशन दे दीजिए फ्रूट को ही पहुंचाना आपने, तो ये एक चीज़ हो सकती है और कामयाब हो सकती है ये टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है आने वाले टाइम में
आप अंत में हमारे बागवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं ये नई टेक्निक को लेकर? मैं फार्मर को यही संदेश देना चाहता हूँ कि पेशेंस रखिए, जल्दबाजी में कभी सेब तैयार न कीजिए। अब यहाँ मेरे पास उदाहरण है अंकल जी का। इनके पड़ोस में सबसे पहले सब फारिग हो गए, अकेला सेब इनका है। उन्होंने अपना सेब 1700-1800 रुपये बेचा इनके पड़ोसियों ने, और आज अंकल जी 2500 से नीचे सेब ही नहीं बेच रहे। पेशेंस है इनके अंदर, साइज बड़ा, क्वालिटी बड़ी, मंडी बड़ी, और हाथों हाथ बिक रहा है आज जी। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है तोड़ने में। दूसरा, आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे वो ये वाली टेक्नोलॉजी है, चाहे वैरायटी है, चाहे रूट स्टॉक लाने हैं और इरिगेशन की है, तो टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ेगा अगर आपको कंपटीशन लेना आने वाले समय में। और दूसरी सबसे बड़ी बात, लास्ट में एक मैसेज और देना चाहता हूँ। आज समस्या ये नहीं है, मेहनत भी कर लेंगे लोग, आज है हमारे नशे की समस्या, जिसमें हिमाचल बहुत आगे और हमारा यूथ बड़ा अफसोस होता है। अगर हम नशे में जाएंगे, छोटे एक एक परिवार में एक एक बच्चा सारा ही है, कोलैप्स कर गए हैं फैमिलीज, तो नशे पे सबसे बड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है। स्पेशली एक्चुअल में नशा एक ऐसी चीज है जहां प्रॉस्पेरिटी आती है ना जी, खुशहाली, पैसा आता है, वहां पर नशा बढ़ता है। आपने देखा होगा उड़ता पंजाब, क्योंकि जब एग्रीकल्चर आया एक टाइम पंजाब ही पंजाब था, तो वो नशे की ओर गए। दूसरे बात, पैसा जब आया हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला में आप ज्यादा देखेंगे, क्योंकि सेब का जो कैश क्रॉप है उसमें अच्छा पैसा आया, तो लोग इस ओर गए। और तीसरा एक मैसेज जाएगा मेरा बुजुर्गों को लेके जो सुन रहे हैं श्रोता, कि जो आपके बच्चे हैं, आपका माइंडसेट आज भी नहीं। हम बोलते हैं डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बना, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बना, क्यों? क्योंकि उसकी परवरिश उस तरीके से उसको मोटिवेट किया। मगर किसान का बेटा किसान नहीं बनेगा, किसी और की नौकरी कर देगा। क्यों? जो नॉन यूनिवर्सिटी है, कितने माँ बापों ने ऐसा किया कि अपने बच्चों को नॉन ही पढ़ाने के लिए भेजा। हमें यूनिवर्सिटी हमारे लिए बनी है, जब तक हमारे बीच के बच्चे डॉक्टर्स नहीं बनेंगे, साइंटिस्ट नहीं बनेंगे, तो इंडस्ट्री कैसे आगे जाएगी? तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हॉर्टिकल्चर को आपने, हमारे बुजुर्गों ने कैसे करके जमीनें इकट्ठी की होगी, कैसे करके जोड़ी होगी, तो ये इंडस्ट्री इसलिए थोड़ी नहीं जोड़ी कि इसको आप बेच के खा लेंगे, इसलिए रखिए कि इसको कंटिन्यू करेंगे। तो वो तब कंटिन्यू करेंगे जब आप उसको इंटरेस्ट के साथ यहाँ लाएंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे यूथ को इंडस्ट्री में लाने के लिए, और बुजुर्गों को स्पेशली, कि मोटिवेट करना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों पे विश्वास देना पड़ेगा कि आप काम कीजिए। बहुत सारे फैमिलीज ऐसी है आज जिनके बुजुर्ग बच्चों को छूने नहीं देते बीचों में। क्यों? पढ़ा लिखा बच्चा है, आप तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, अच्छा करेगा, नहीं सब बच्चे अच्छे हो गए, मगर 99% बच्चा तो हॉर्टिकल्चर में काम कर रहा है, उसको आप जिम्मेवारी दीजिए, उसको डालिए। मैं कॉलेज से निकला, मेरे पिताजी ने पूरे घर की जिम्मेवारी दे दी और एकदम परेशान हो गया मैं, क्योंकि पिताजी से पैसा मांगना तो आसान होता था, रूठ गए। जब खुद कमाने लगे तब पता लगा जब परिवार चलाना पड़ता है कि पैसे कैसे खर्चे जाते हैं और कैसे सेविंग की जाती है। बिल्कुल। तो ये मेरा संदेश रहेगा फार्मर के लिए। और खादों का इस्तेमाल कम कीजिए, दवाइयों का इस्तेमाल कम कीजिए, जरूरत के अनुसार काम कीजिए। हमारे जैसे फार्मर आपकी सेवा में है, आप यूनिवर्सिटी जाइए, डिपार्टमेंट आप सेवाएं लीजिए। आज आपके लिए बिल्कुल तैयार है बैठे हुए साइंटिस्ट। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, तभी ये इंडस्ट्री बच पाएगी। अदरवाइज सच में ही मुझे भी शक है कि ये इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी। सच में ही मुझे भी शक है कि कोलैप्स कर जाएगी हमारी इंडस्ट्री। अगर सर आपने नशे की बात करी, नशे को लेकर हिमाचल में भी है जो हमारा युवा है वो काफ़ी, हिमाचल का युवा है जो वो काफ़ी नशे के दलदल में फंस चुका है। और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो आज वहाँ तक वो जो चिट्टे के पाँव है वहाँ तक फंसा चुका है। उसको लेके आपका क्या सुझाव रहेगा? देखिए जी, ये तो सबसे बड़ी जरूरी बात है, अवेयरनेस अपने परिवार से। हमारे जो घर के पेरेंट्स हैं या भाई है वो डर रहे हैं बोलने से, अपने बच्चा अरे बिगड़ रहा है तो उसको बचाइए ना। आज स्थिति ये हो गई है कि माँ बाप घर में और बच्चे शहरों में जी, क्या कर रहा है, कहाँ आ रहा है, किन लोगों के साथ उठ बैठ रहा है आपका बच्चा, आपको पता ही नहीं है। और जो है वो उसको अवॉइड कर रहे हैं कि चलता है, ऐसा नहीं होता है, चलता है। आप अपनी भावी पीढ़ी को खत्म कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा जो ये लैंड है ये किसकी है, हमारी तो नहीं है, ये हमेशा मालिक को बदलती है। बिल्कुल। पहले किसकी जमीन थी, फिर किसकी हुई, आज हमारे बाद भी तो ये चेंज करेगी। जिनके बाल बच्चे, उनकी जो हम बोलते हैं ना कि खानदान भी कोलैप्स कर गए। कितने परिवार ऐसे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि नशे से आप बर्बाद हो गए। मेरे जैसा छोटा आदमी आज इंडस्ट्री में खड़ा है, 42 बॉक्स से सफर शुरू किया। मुझे तो सबसे पहले कुछ और ही करना चाहिए था। हमने भी तो एक चैलेंज के रूप में लिया। जूते खरीदने के पैसे नहीं होते थे। Like a Hellcat.